नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद फिर से आप लोगों के सामने और फिर वही काम आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से चीज़ें छोड़ी थी वहीं से चीज़ें लेके हम आगे बढ़ेंगे। आने वाली कुछ बड़ी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयारी कर लीजिए। यूपीपीसीएस से लेके केवीएस पीआरटी, यूपी पीआरटी जो है कि प्राइम हमारे फोकस में। आरओ की परीक्षाएं का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, जो लोग क्वालिफाई हो गए उनके लिए बधाइयाँ। बिना देरी के वह मेंस के लिए पढ़ने लग जाइए। केवीएस पीआरटी के लिए बिल्कुल से एक्टिवेट हो जाइए। केवीएस पीआरटी के लिए भी ये लेक्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन केवीएस पीआरटी में ईवीएस में काउंट होता है, यूपी पीआरटी में ये काउंट होता है आप लोग का जीएस में, एसएसटी में, और पीसीएस में काउंट होता है इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न में। तो चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं और आज हम लोग करेंगे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा और आप लोगों से डिस्कशन के साथ आंसर हम लोग इसके शेयर करेंगे और ये क्वेश्चन आपकी समझ को बहुत मजबूत करेंगे। यकीनन आप लोगों ने इस टॉपिक को पहले किया हुआ होगा, जरूर किया हुआ होगा। ये वो क्वेश्चन है जहाँ से कि आपकी इस टॉपिक में अच्छी समझ बनेगी और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये आपके आने वाली परीक्षाओं से ज़्यादा अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी और देखते हैं आपको कितना आता है, बताइएगा कितना आता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हम लोग जो, जैसा मैंने बताया कि हम लोग का जो टॉपिक है वो है वायसराय गवर्नर जनरल। यहाँ ये वो स्ट्रेट टॉपिक है और इस पर हमारी करीब 100 से अधिक क्वेश्चन है, लेकिन अभी 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और इसमें जो भारत में जो रूल किया ब्रिटिशर्स ने, उनके जो सर्वोच्च पद हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल, बाद में वायसराय बदल गए नाम, है ना। इनफैक्ट दोनों नाम पैरेलल चले और उनके टेन्यूर में क्या बड़े काम हुए, है ना। उनके राज करते समय, उस समय क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ उनके अच्छे काम, कुछ उनके बुरे काम, कुख्यात काम, प्रख्यात काम। ठीक, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लॉर्ड वेलेज़ली से रिलेटेड है। देखिए, लॉर्ड वेलेज़ली की जब बात आती है तो लॉर्ड वेलेज़ली का जिक्र होता है हमेशा सहायक संधि को लेकर, सब्सिडरी अलायंस को लेकर हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ये उनका एक बहुत बड़ा काम था। ठीक, लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि, सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस, है ना। आप लोगों ने सुना हुआ होगा, नहीं सुना है तो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। सहायक संधि के बारे में को ध्यान में रखते हुए इसमें से कौन सी बात सही नहीं है, मतलब गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है। ये क्वेश्चन तब कठिन हो जाता है जब हमें गलत चीज़ें चुननी होती हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि सब्सिडरी अलायंस क्या था। सब्सिडरी अलायंस होता है, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था, खास तौर से अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर। मान लीजिए ये कंपनी का राज्य है, ये आप लोगों को ना कलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, बिकॉज पीडीएफ में हमारे पास लिमिटेड कलर होते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा इलाका है, वो अंग्रेजों के कब्जे में है, उसके अगल बगल के राज्यों में इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, है ना। कोई मराठे हैं तो कोई अलग अलग वंश हैं। अब इसमें क्या है, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस शुरू किया कि जो अपने पड़ोसी राज्य हैं, है ना, दूसरे राजाओं के साथ, उनके साथ इन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस किया, सहायक संधि की, सहायता की संधि की। इसमें बोला उन्होंने कि ऐसा है, आपके ऊपर अगर कोई अटैक होगा तो वो हम देखेंगे, है ना। इसके बदले में आप हमको हमारी उस सेना का खर्चा दीजिए, उस युद्ध का भी हम खर्चा आपसे लेंगे और हम निर्धारित करेंगे कि आप किससे दोस्ती करोगे, आप किससे दुश्मनी करोगे। हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपके दरबार में भी रहेगा। समझ गए? तो मतलब अपने क्षेत्र के अगल बगल एक बफर एरिया क्रिएट कर लिया कि कोई अटैक होगा तो पहले वो उन्हीं पर अटैक कर लेंगे और वहीं युद्ध लड़ लेंगे उनकी सुरक्षा के नाम पे, और जीते चाहे हारेंगे, अगर नुकसान होगा तो उनका होगा, पैसा भी मिलेगा, सेना का खर्चा भी निकलेगा। ये था सब्सिडरी अलायंस। डरा के, धमका के, कूटनीतियों के द्वारा अपने अगल बगल के सारे राज्यों को मिला लेना अपने साथ, उनकी सुरक्षा के नाम पे, उनके सुरक्षा का झूठा या जो दिलासा देके, ठीक है, डरा के, क्योंकि उसमें मराठा बड़ी शक्ति थी, उससे डराते थे लोग। और इस तरह की एक्टिविटी को सब्सिडरी अलायंस कहा गया। तो इस तरह की एक्टिविटी शुरू करने का क्या लक्ष्य था, यहाँ पे बात है ना। सहायक संधि, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना को बनाए रखना। ऑप्शन बी, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, कंटिन्यूअस इनकम का प्रबंध करना। ऑप्शन डी, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो जो मैंने आपको सब्सिडरी अलायंस बताया, उसमें से कौन सी चीज़ इस पर सूट नहीं हो रही है? दूसरों के खर्चे पे सेना रखना, बिल्कुल सही बात, ये तो थी, करेक्ट है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, हाँ जी, बिकॉज वो ये वही पीरियड था कि जिस समय अगर देखा जाए तो नेपोलियन का वहाँ उदय हो रहा था, है ना। उदय भी हो रहा था, मतलब वो चीज़ें थी। 1815 में वीना संधि हुई थी।
कंपनी के लिए एक परमानेंट इनकम का प्रबंध करना, ये नहीं हम कह सकते इसको। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बिकॉज इनकम से ज़्यादा अपनी सेना को इंप्रूव रखना और उसको इंडिपेंडेंट कर लेना, ठीक है। और ऑप्शन है डी, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी जो ऑप्शन है ये सब्सिडरी अलायंस के रिलेशन में गलत है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, काफ़ी गैप हो गया है ना, लेकिन फिर से चीज़ों को रिबाउंड करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं आप लोग मुझे बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में बजट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैंने डाली है। बजट के ऊपर अगला जो लेक्चर होगा वो कुछ ही समय में आप लोग को मिल जाएगा। पूरा बजट हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। बजट से काफ़ी क्वेश्चन तो पेपर में आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये युद्ध है कुछ, है ना। इनमें से कौन सा पेयर, युग मतलब होता है पेयर, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है ना। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के विरुद्ध, जी नहीं, बक्सर का युद्ध तो पूरा शुजाउद्दौला अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर जाफर, इन तीनों को मिला के हुआ था, है ना। तो गलत है 1764 वाला। वांडीवाश का युद्ध फ्रांस विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ जी, फ्रांस के कांट डी लाली थे, है ना, और इंग्लैंड की तरफ से आयरकूट थे सेनापति, इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो यही ये सही हो गया, नीचे जाने की जरूरत है ही नहीं। वांडीवाश वाला युद्ध ये करेक्ट है। वेरी गुड क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, अच्छा, इन्होंने दो क्वेश्चन का मिक्सअप कर दिया। आई थिंक इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना होगा। दो क्वेश्चन गलती से मिक्सअप हो गए टाइपिंग में। थर्ड क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी मतलब एग्रेसिव, अफगानिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। बात है यहाँ पे अफगानिस्तान के विरुद्ध जोश भरी पॉलिसी या नीति या फॉरवर्ड अग्रनीति, फॉरवर्ड नीति, है ना, एग्रेसिव नीति का अनुसरण किसने किया था, शुरुआत किसने की थी, कौन सी गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड एलिग्रन ने या लॉर्ड लिटन ने। हाँ जी, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 के आसपास का वो पीरियड था। हाँ, KVSPRT के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और बड़ी पर्टिकुलरली भी अलग से भी, ठीक है। तो बिल्कुल से अलर्ट रहिए। कोई भी डाउट आप लोगों को हो, कोई भी क्वेरी आप लोगों की होती है एलिजिबिलिटी को लेकर, कोई समस्या आती है किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप लोग मुझसे सीधे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सीधे आप लोगों को जेन्युइन डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के खिलाफ ये एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखा था, बता दीजिए। उस समय जब भारत में नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो इंडिया में कौन से गवर्नर जनरल ने उसको मजबूती से इंटैक्ट रखा, ब्रिटिश झंडे को। ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी बिकॉज नेपोलियन का एग्रेशन वेलेस्ली के टेन्योर के बाद हुआ था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हो, भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार किस पीरियड में हुआ। जैसा देखो मैंने आपको बताया कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ही व्यापार करने के माध्यम से, फिर उन्होंने क्योंकि भारत जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं था, भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, तो उस पर इन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दिया, किसी को हरा के, किसी को धूर्तता से, कैसे भी। और इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ तेजी आई 1849 से लेकर 1856 के बीच में, और पीरियड था लॉर्ड डलहौजी का, है ना, जिसमें उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बहुत कुख्यात, है ना, जो थी, जिसमें कि अगर किसी का अगर वारिस नहीं होगा तो उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा, किसी का शासन अगर सही नहीं है तो उसको भी हड़प लिया जाएगा। जैसे कुशासन के आरोप में अवध को हड़प लिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज़ करके, है ना, व्यापक सिद्धांत का यूज़ करके कि आपकी औलाद नहीं है, उसका सिद्धांत यूज़ करके नागपुर, सतारा, झांसी को अडॉप्ट कर लिया गया, है ना। तो उसमें बहुत तेज़ी से ये एग्रेशन हुआ था और बहुत तेज़ी से इनके राज्य का विस्तार हुआ था, जो कि इनके लिए कब्रगाह भी बना, जो भारतीयों के गुस्से का कारण भी बना, और जिसके बाद सिपाही म्यूटनी या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को पता लग गया, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। और इसके बाद ब्रिटिश 1858 में इस विद्रोह के बाद वो इतना डर गए कि कभी ऐसी गलती की नहीं, फिर जितना उनको अंग्रेजों के कब्जे में जो जगह मिली थी उसने भी 47 तक राज किया उन्होंने। नेक्स्ट,
निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब होता है बच्चे पेयर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही मैच नहीं है, हमें गलत मैच खोजना है बच्चे, है ना, हमें गलत खोजना है। पिट्स इंडिया एक्ट किसके काल में आया? 1784 के आसपास, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके पीरियड में हुई? डलहौजी के पीरियड में हुई, ठीक है जी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो सर आया था 1878 के आसपास ना, लॉर्ड लिटन का वो काल था, लॉर्ड लिटन का काल था सर वो, है ना, और लॉर्ड रिपन ने उसको खत्म किया था। तो कर्जन जी तो आए थे 1896 के बाद आए थे ना ये, तो कर्जन जी गलत है, तो ये सी ऑप्शन है ये आपका गलत है। इल्बर्ट बिल रिपन के काल में आया था, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका हमारा आंसर डन हो गया। ये क्वेश्चन है जबरदस्त पीसीएस के स्तर के, लेकिन केवीएस पीआरटी, डीएसएसबी जीएस और आपका यूपीपीआरटी का जीएस का एसएसटी सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? भारत में साम्राज्य के दौरान, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। हाँ, अच्छा, इनका टेन्योर पूछा बच्चे कि कौन किसका पीरियड कब का था, या किसका पीरियड पहले था, किसका पीरियड बाद में था। देखिए लॉर्ड कर्जन तो 1905 तक गए हैं, 1899 के आसपास ना, 1899 से 1905 के आसपास। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक, है ना। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारे लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन A1, ठीक। उसके बाद हमारे हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग 1, 3, 2, 4 डन, ए ऑप्शन, ठीक है। ये टेन्योर आप देख लीजिएगा, सारे ही जबरदस्त। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था 1912 के आसपास, ऐसे याद रहेगा। कर्जन के टाइम पे तो विख्यात था, बिल्कुल ही दुष्ट, है ना, वायसराय था वो, गवर्नर जनरल था वो वायसराय, सबसे दुष्ट, बंगाली विभाजन किया था, है ना। चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में एक्ट आया था, तो उसके आसपास होंगे। और लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो क्या बोलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या बातें सही हैं और क्या बातें गलत हैं। इनफैक्ट पूछा हुआ है क्या बातें सही हैं, तो बच्चे बता दो। ये क्या पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल व्यवस्था की शुरुआत की थी। जी नहीं, ये पहले ये एक परमानेंट पुलिस फोर्स का गठन इन्होंने नहीं किया था, वो तो लॉर्ड कर्जन ने किया था भाई, तो ये तो है गलत, पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है जी। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। हाँ जी, फोर्ट विलियम में, और इसका जुरिडिक्शन कंप्लीट ब्रिटिश इंडिया नहीं था, सिर्फ फोर्ट विलियम था। डन हो गया, तो सेकंड पोर्शन है सही, ठीक है। अच्छा, तीसरा भी है, भारतीय दंड संहिता 1807 में लागू हुई। हाँ जी, ये भी सही है, तो आंसर हो गया दूसरा और तीसरा करेक्ट है, ठीक है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, है ना। चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन से आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो हम एक मोरल बूस्ट मिलेगा कि हाँ आप लोग हमें फॉलो करते हैं किसी अच्छे कॉज के लिए, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन, है ना। ये पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगी, हमारे बड़े इंटरेक्शन वहीं पे होते हैं, कंटिन्यूस इंटरेक्शन वहीं होते हैं, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं और 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वो क्या बोल रहा है? 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक प्रकार के कानूनी एक्ट होते थे, मतलब चार्टर मतलब जैसे कि एक्ट होता ना, वैसे ही चार्टर बोलते थे। तो 1858 से पहले चार्टर ही आते थे, है ना। 1800 मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी कानून था ये। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। 1813 का जो एक्ट था ना, उसमें कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म किया गया था, अबॉलिश किया गया था। तो ये पहला तो बच्चा हो गया गलत, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। पहले क्या था कि जब इनको राइट देके भेजा गया था ना ब्रिटेन से कि तुम्हारे अलावा वहाँ कोई आएगा नहीं, चिंता मत करो, तुम ही व्यापार करो, 1813 में खत्म कर दिया, तुम्हारे अलावा कोई और भी आ सकता है एक्सेप्ट चीन के डेवलपमेंट और चीन के ट्रेड को लेके।
1833 में चीन वाले की भी मोनोपोली इनकी खत्म कर दी गई। तो पहला तो क्या गलत। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया और भारत में सीधा शासन ब्रिटिश सरकार का हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट है करेक्ट, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट बोलेंगे। भारत से क्वेश्चन आता है कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी कब गई, 1874 में, शासन खत्म हुआ 1858 में, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे, सिपाही म्यूटिनी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेज लोग डिमीन करते हैं सिर्फ सिपाही विद्रोह के नाम पे कि उन्हें वो सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था और कुछ नहीं था, है ना। तो सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत से लोग जोश में डलहौजी मार देंगे, बिकॉज डलहौजी लगता था कि 56 तक तो है जी, नहीं, 57 में कैनिंग जी थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड के आखिरी गवर्नर जनरल और ब्रिटिश इंडिया पीरियड के पहले गवर्नर जनरल वायसराय, डन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलने दो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस प्रांत के एक शासक को हटा दिया गया था? है ना, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, है ना, उनको कुशासन का बहाना देगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं कर रहे हैं। और अवध मतलब लखनऊ का जो सेंट्रल इलाका, मतलब पूरा लखनऊ का जो क्षेत्र है, उसमें जो अवध था उसको ब्रिटेन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या क्या विलय की नीति के तहत, ठीक है। और झांसी को और नागपुर को और सतारा को ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब आपके वारिस नहीं है इसलिए ऐड कर दिया गया। और अवध को बैड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर। और ये बहुत बड़ा कारण था बिकॉज अवध के लगभग हर घरों से सैनिक जाया करते थे। पहले जो होता था सैनिकों का जो पद था वंशानुगत होता था, मतलब सैनिक का ही बेटा सैनिक बन जाता था ज़्यादातर, बिकॉज लॉयल्टी इशू होता था सरकार को, है ना, इंडियंस पे। तो जानते थे कि अगर एक व्यक्ति सैनिक है तो उसकी फैमिली हमारे लिए लॉयल है, तो फिर उसके बच्चे को ही ये लोग कर लेते थे, है ना, इस टाइप से। तो ये एक सेना में भी विरोध आया कि मतलब यहाँ, और जो अवध के नवाब थे उनकी बहुत अच्छी इमेज थी वहाँ की जनता की नज़र में। एक ये भी बड़ा कारण था कि ये तो गलत हुआ है हमारे नवाब के साथ, है ना, अपमान माना गया। तो ये भी एक विद्रोह का बड़ा कारण था, सैनिकों के बीच में असंतुष्टि का भी बहुत बड़ा कारण था, ठीक। 13th क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जी नहीं, ये तो गलत है। वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। सेकंड, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, हाँ जी, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, एकदम सही कह रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा करेक्ट है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलो, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा वृद्ध सिविल सेवा, मतलब सिविल सेवा का जो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से किसके काल में सही से शुरू की गई या कालांतर में सिविल सर्विसेज के नाम से आने का, मतलब किस गवर्नर जनरल काल में सिविल सेवा सही प्रकार से शुरू हुई? तो आंसर आएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजिली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक। तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डन। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस में सजा के तौर पे इंडिया भेजा गया था उसको, ठीक है, अमेरिका में हार गया था इसलिए वो। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया है? इसका इंग्लिश वर्जन कैसे है यार, ये तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को 1900, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? अगर इसका कोई इंग्लिश वर्जन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, सो दैट कि मैं इसके आंसर को जस्टिफाई कर पाऊँ। कमेंट बॉक्स में मुझे इस 15th के इस अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र का मतलब मुझे प्लीज़ बताइएगा, फिर हम उसके हिसाब से उसको देख पाएंगे। मतलब कि ये जो टॉपिक है ना, इसको किस नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है? आपको पता है कि 1935 का जो हमारा एक्ट है वो 2/3 सीधे हमारा जो अपना संविधान है वो 2/3 1935 वाला एक्ट ही है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं 1793 में, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो भू व्यवस्था या भू राजस्व लैंड रेवेन्यू सिस्टम था लागू होने के बाद कानूनी जो डिस्प्यूट थे उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। मतलब क्या रीज़न था कि जो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसकी वजह से मतलब केसेस बहुत बढ़ गए। क्या रीज़न था इसका? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ? ए,
रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। रैयत का मतलब होता है बच्चे किसान, मतलब कह रहे हैं कि इस सिस्टम से किसान की सिचुएशन खराब होगी, जमींदार की अच्छी होगी, इसलिए केसेस में ज़्यादा बढ़ी तो रही। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में सारे जमींदार थे। सी, जुडिशियल सिस्टम या न्यायिक जो पद्धति थी वो अधिक अच्छी हो गई। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? जो हमारा थर्ड ऑप्शन वो थोड़ा सा नियर बाय है। एक्चुअली कॉर्नवालिस कोड आया था उस समय, आप देखेंगे, और बहुत तेजी से सुधार हुए थे न्यायालयों में, है ना। फीस कई चीज़ों के, कई केसेस के लिए, कई प्रकार के वाद विवाद के लिए शुल्क हटा दिए गए थे, है ना। कई सारी पुरानी रूढ़ियों वाली सजाएं माफ़ कर दी जाती थी कि इस तरह की सजा नहीं मिलेगी, हाथ काटने वाली, मुंह काटने वाली, है ना। तो लोगों में थोड़ा सा वो आया कि नहीं, हम कुछ अपने मांगों के लिए आगे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो डी ऑप्शन इसमें मेरे सबसे ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि उसमें कॉर्नवालिस कोड जब आया तो जुडिशरी में ज़्यादा चीज़ें बेहतर हुई। कई सारे प्रकार के जो वाद थे या केस फाइल करने के लिए फीसिस वगैरह जो शुल्क थे, फ़ी रिमूव कर दी गई थी, वो एक बड़ा रीज़न था। आपको बताएं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस से बहुत प्रसिद्ध थे, बंगाल के रीजन में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त नाम की लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया था। उस समय जब देखो टैक्स कैसे कलेक्ट होता था, अनाजों से ही, है ना, भूमि से जो चीज़ें पैदा होती थी वही कर टैक्स के रूप में देते थे। तो उसके अलग अलग नियम थे। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया, मतलब जमींदार जो सरकारी ज़मीनें थी उसमें जमींदारों को अपना बिचौलिया बनाया किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, मतलब किसानों की ज़मीन थी, और जमींदारों को बिचौलिया बनाया कि हमारे हिस्से में तुम वो टैक्स कलेक्ट करके लाओगे। इसके अंतर्गत जमींदारों को बहुत बड़े बड़े क्षेत्र अलॉट कर दिए गए, है ना। ये सिस्टम हो गया। अब इसमें क्या होगा, परमानेंट सिस्टम मतलब क्या है, जमींदार मर जाएगा तो उसका बेटा फिर उस चीज़ को देखेगा, है ना। बार बार जमींदारों के लिए चेंज नहीं होगा। पहले क्या होता था कि कुछ समय के लिए एक जमींदार को मतलब पट्टे पर जगह मिली कि यहाँ का तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है, 2 साल बाद चेंज हो गई। तो कॉर्नवालिस ने ये किया कि नहीं, अभी तुम ही करो इसको और तुम हमें इतना टैक्स दो। इससे शोषण बढ़ा, बहुत सी समस्याएं भी आई, है ना। और इसमें जमींदारों को भी समस्याएं आई। क्या? बिकॉज टैक्स में कई बार ये होता था कि जमींदार टाइम से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे, जमा नहीं कर पाते थे, है ना। जिस वजह से बहुत सारे जमींदारों से ज़मीनें खींच ली गई। सूर्यास्त की सनसेट का एक पॉलिसी था ना कि सूर्यास्त तक जिस दिन डिसाइड किया गया टैक्स जमा करने का, उस दिन के अगर सनसेट से पहले अगर टैक्स नहीं आया तो किसान से वो ज़मीन जमींदार से वो ज़मीन ले ली जाएगी, उसका राइट छीन लिया जाएगा। इसका नतीजा बहुत होता था कि ज़मीनों की नीलामी होती थी, दूसरे ज़मींदार लोग बोली लगाते थे, है ना। भ्रष्टाचार भी होता था। अगर मैं ज़मींदार हूँ, मेरे से ज़मीन छीनी गई है, मैं टैक्स नहीं चुकवा पा रहा हूँ किसानों से लेके, तो मैं अपने रिश्तेदार को बोल देता था तुम बोली लगा के ले लो ज़मीन, फिर अपन यही करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ तो कंपनी को भी थोड़ा थोड़ा लॉस होने लग गया था। बहुत ही जोरदार नहीं थी ये। और उस समय 3 प्रकार की व्यवस्थाएँ थी इंडिया में टैक्स कलेक्ट करने की। एक तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल के आसपास, फिर एक रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी मतलब किसान, इसमें अंग्रेज सीधे किसानों से टैक्स लेते थे। भारत के 50% इलाकों में वही थी। और तीसरी थी महालवाड़ी। महालवाड़ी वेस्टर्न इलाकों में, पंजाब के इलाकों में, जहाँ गांव का मुखिया, है ना, जो महाल, वो टैक्स कलेक्ट करके देता था। ये भी ठीक था। तो इस प्रकार का सिस्टम था कुछ। आगे की ओर अगर चलेंगे, 17वां क्वेश्चन, सन 1893 में सर विलियम वेडनबर्न और W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना विलियम वेडनबर्न और W.S. केन ने की थी। इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था कि इंडियंस की जो आवाज़ है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सुनाई दे, ताकि उनको राजनीतिक एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन मिल सके हाउस ऑफ कॉमन्स में। जैसे लोकसभा है ना इंडिया में, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो क्या है, भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को बनाया, इस पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाया गया था। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। डन। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा तो प्लीज़ बताइएगा, है ना। काफ़ी दिनों से मैं भी मिस कर रहा था सेशन को। अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ चीज़ें अच्छे से आने लगती हैं, है ना। खैर, 18वां क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? ए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत, मतलब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। पहला पॉइंट है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। जी नहीं, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल तो किए गए थे 1909 वाले में। ये तो गलत है, सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। तीसरा, केंद्र तथा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो पहला और तीसरा करेक्ट है। पहला और तीसरा सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन।
रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? काला कानून था ये। उस समय भारत में राष्ट्रवाद की बहुत तेज आग थी, जिसकी वजह से क्रांतिकारी घटनाएं हो रही। तो इसका बड़ा लक्ष्य था कि इसको दबाया जा सके। इसके लिए कैसे कानून की नीड थी कि बिल्कुल कुचल दिया जाए सब कुछ राष्ट्रवाद, है ना। इसके लिए कैसा कानून आया जो बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके उसे 2 साल तक की सजा हो सकती थी। तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त? अच्छा, मैंने आपको बताया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? थॉमस मुनरो ने। मेनली थर्ड ऑप्शन आपका, और अलेक्जेंडर रीड भी लिख लो। तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस पता है आपको किसके लिए फेमस है? लॉर्ड कॉर्नवालिस फेमस थे परमानेंट सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, थक गया हूँ अभी। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे फटाफट इसके और क्वेश्चंस करेंगे, जोरदार, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मजा आएगा आप लोग के। तो चैनल पे आने के लिए थैंक यू सो मच, और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।